So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, today we are going to discuss about thermodynamics, basic thermodynamics, like basic definition of thermodynamics, thermodynamic systems, and all the basic things that are required and that are generally asked in interviews. Then after that, we study about thermodynamics laws. जिसमें zeroth law, first law, second law, and third law we are going to study. So first we start basic terminologies that we required to study thermodynamics, and these basic requirements are necessary to understand thermodynamics, and they will generally ask these basic things in the interviews. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स. सो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द branch of physics which deals with the study of energy, heat, work and their interconversion in macroscopic system. So thermodynamics is the branch of physics जो कि डील करती है स्टडी ऑफ एनर्जी, हीट वर्क और देयर इंटरकन्वर्जन इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. मीन्स एक फॉर्म से मीन्स कुछ भी वर्क करोगे तो वो वर्क डन कन्वर्ट होगा कुछ हीट में और कुछ प्रोवाइड हीट चली जाएगी किसी अदर वे में. जैसे कुछ कोई भी सिस्टम में तुमने कुछ हीट प्रोवाइड करी तो हीट क्या करेगी, कुछ वर्क डन करेगी और कुछ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी की, हीट की और वर्क की और देयर इंटर कन्वर्जन. मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है. और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी प्रूव होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहते हैं, हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो ये डेफिनेशन हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इट एक्सप्लेन्स हाउ हीट फ्लोज इन नेचर एंड हाउ सिस्टम रीच इन इक्विलिब्रियम. मीन्स ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ एनर्जी फ्लोज इन द सिस्टम. मीन्स एक कोई सिस्टम है उसमें एनर्जी फ्लोज किस तरीके से होती है और कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे रीच कर पाएगा, ये हमें एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम it is a thermodynamic system is a specified portion of a universe, specified portion of the universe chosen for study, specified portion of the universe. कुछ पर्टिकुलर देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब हम एक पहले सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम में अपने थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करें. तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ सिस्टम स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स. मींस एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा यूनिवर्स का जिसको हम स्टडी करेंगे चूज फॉर स्टडी, एंड एवरीथिंग आउटसाइड, उसके आउटसाइड जो भी सिस्टम होगा वो हमारा सराउंडिंग होगा. राइट. सो एक सिस्टम जिसमें हमने उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर एक पर्टिकुलर पोर्शन को, उसको हमने थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कह दिया और उसके आउटसाइड जो भी सिस्टम उसको हमने सराउंडिंग कह दिया. जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने सिस्टम कह दिया और इसके आउटसाइड जो भी सिस्टम होगा उसको हमने सराउंडिंग कह दिया. राइट. अब इसमें भी टाइप्स ऑफ सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब हमारे पास तीन टाइप्स के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं. एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है. तो ओपन सिस्टम क्या होता है? a system that exchange both matter and energy with the surrounding. मीन्स तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा और मैटर भी एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग. उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम. एग्जांपल जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर. जैसे हमारे पास एक वेसल है, उसमें हमने वाटर फिल कर रखा है और उस वेसल को हम गर्म करते हैं तो वाटर बॉयल भी सॉरी सो वाटर बॉयल भी हुआ. उसमें क्या हो रहा है कि उसमें मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है. तो ये एग्जांपल हो जाएगा ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में जहां मैटर और एनर्जी बोथ एक्सचेंज होंगे सराउंडिंग के साथ, उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे. इसका फिजिकल मीनिंग है मास एंड एनर्जी बोथ फ्लो. इसमें मास और एनर्जी, मास मींस वाटर भी घटता जाएगा. जैसे अगर तुम देखो और हमने एक ओपन सिस्टम में एक ओपन वेसल में वाटर को फिल कर दिया, वाटर कंटिन्यूअसली हीट होता जाएगा तो वाटर भी गिरता जाएगा, वाटर का वॉल्यूम लेवल धीरे धीरे गिरता जाएगा. क्योंकि मास ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है सराउंडिंग में और उसकी एनर्जी भी फ्लो हो रही है सराउंडिंग में. तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा ओपन सिस्टम का. राइट. अगला एग्जाम्पल तुम कह सकते हो क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में अ सिस्टम दैट एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर.
अ सिस्टम दैट एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। मींस एक सिस्टम है जिसमें ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा बट नॉट मैटर। मींस मास का फ्लो नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर। गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर मींस एक पिस्टन है, उसके में हम उसको हीट करते, तो गैस क्या कर सकता है, उसके सिस्टम को सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता, बट उसके मास को फ्लो नहीं करा सकता। या फिर तुम अच्छा एग्जांपल इसका ले सकते हैं, कुकर है। जैसे कुकर को हम देखो ना, जैसे हम कुकर में चावल वगैरह को गर्म करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है कि सिस्टम के साथ उसका एनर्जी सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में चला जाता है, बट चावल तो बाहर नहीं जाते हैं। तो ये एग्जांपल किसका हो जाए, क्लोज सिस्टम। अ सिस्टम दैट एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, दैट इज अवर क्लोज सिस्टम। इसको एक और एग्जांपल यहां लिख सकते हैं हम, कुकर। कुकर फिजिकल मीनिंग एनर्जी ट्रांसफर ऑक्योर्स बट मास रिमेन्स फिक्स्ड। मीन जो चावल पहले थे वही चावल बाद में भी होंगे। मींस उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बट मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा क्लोज सिस्टम का। तीसरा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अ सिस्टम दैट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नर मैटर। मीन सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह देंगे। जैसे हमारा थर्मोफ्लास्क हो जाएंगे, जैसे हम सफर ट्रेवलिंग वगैरह करने जाते हैं, तो हम अपने वाटर या फिर चाय को अपने थर्मोफ्लास्क में भर लेते हैं, जिससे वो ठंडे जैसे हमारा जैसे चाय ठंडी ना हो, थर्मोफ्लास्क में भर लेते हैं। तो थर्मोफ्लास्क क्या करता है, ना तो वो चाय को ठंडी होने देता है और ना ही उस चाय को कम करता है। मीन्स वो चाय को गर्म पहले थी जितनी उतनी गर्म रखे रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ना तो वो मास को ट्रांसफर कर रहा है ना ही एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम का। एग्जांपल आइडियल थर्मो फ्लास्क। फिजिकल मीनिंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम। मीन ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है सराउंडिंग से। तो ये हमारे तीन टाइप के सिस्टम हुआ है, राइट। अब इसके बाद अगला हो जाएगा, अब हम सिस्टम और बाउंड्री को भी डिफाइन करेंगे। सिस्टम क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है। सिस्टम और बाउंड्री, सराउंडिंग, सॉरी सिस्टम नहीं, सॉरी सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सराउंडिंग हमारे पास क्या होता है, सराउंडिंग एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। कोई सिस्टम है, सिस्टम के आउटसाइड जो कुछ भी है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। और बाउंड्री द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री को हम कैसे कैसे कह सकते हैं, जो वह सरफेस जो सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग को, वह तुम्हारी क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी तुम्हारी, बाउंड्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। अब बाउंड्री में हमारे पास एक रियल और इमेजिनरी बाउंड्री होती है, और फिक्स्ड और मूवेबल बाउंड्री होती है। फिक्स्ड और मूवेबल बाउंड्री होती है, राइट। अब इसमें भी एक रिजिड बॉल्स होती हैं और एक नॉन रिजिड बॉल्स होती है। एक और इसमें, अब हमारे पास बाउंड्री की बात हुई तो एक बार ये और डिस्कस कर लेते हैं, रिजिड बॉल्स और नॉन रिजिड बॉल्स क्या होती हैं। नॉन रिजिड बॉल, सो रिजिड बॉल्स में हम कह सकते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और नॉन रिजिड बॉल्स हमारी क्या हो जाएंगी, नॉन रिजिड बॉल्स जिसमें वॉल्यूम वेरिएबल हो। और इसके बाद एक और होता है पेनिट्रेबल और नॉन पेनिट्रेबल। पेनिट्रेबल बॉल एंड इम्पेनिट्रेबल पेनिट्रेबल बॉल। सो पेनिट्रेबल बॉल मींस जिसमें जैसे चाय की छन्नी हो जाएगी, चाय की छन्नी में हम चाय को छानते हैं, तो उसके पार्टिकल्स एक फॉर्म से दूसरे पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं। मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, पेनिट्रेबल मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरिएबल हो, तो हम उसको क्या देंगे, पेनिट्रेबल। और इम्पेनिट्रेबल मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कह देंगे, इम्पेनिट्रेबल बॉल। और इसके बाद एक और सिस्टम बचता है, एक तो हमारे पास ये रिजिड और नॉन रिजिड बॉल होती है, एक पेनिट्रेबल और नॉन पेनिट्रेबल बॉल हो जाएगी। एक तीसरा और जो कि जनरली पता होना चाहिए, एक हमारे पास एडिबेटिक। एडिबेटिक क्या होता है, एडिबेटिक क्या होता है जिसमें, और एक कंडक्टिंग। एडिबेटिक और कंडक्टिंग क्या होता है, एडिबेटिक मींस जिसमें हीट कांस्टेंट हो। एडिबेटिक मींस
जिसमें हीट कांस्टेंट हो, और कंडक्टर मींस जिसमें हीट वेरिएबल हो, मींस हीट फ्लो। ये तीन और बेसिक आइडियाज हमें पता होना चाहिए। अब अगला हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और क्या होता है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स व्हिच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं, जैसे वेरिएबल्स व्हिच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मींस हमारे पास कोई स्टेट है, उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हमारे पास हो जाएगा एक प्रेशर, एक वॉल्यूम हो जाएगा, और एक टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हमें कोई भी स्टेट को डिफाइन करना है तो हम उसको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में ही उस स्टेट को डिफाइन करेंगे। मतलब ये कह सकते हो हमें, हमारे पास कोई स्टेट है, उस स्टेट को हमें डिफाइन करना है या फिर उसको बताने की वो क्या है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। उस वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? उस वेरिएबल्स को हम कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगला हमारे पास होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन साइज एंड मास ऑफ अ सिस्टम। डिपेंड्स ऑन साइज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड्स करती है साइज पे और मास ऑफ अ सिस्टम पे। वह प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स करती है साइज पे और मास पे ऑफ अ सिस्टम पे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम, कोई सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, अगर वॉल्यूम बड़ा होगा या वॉल्यूम छोटा होगा, तो ये डिपेंड्स कर रही है ना मास पे और साइज पे। और एनर्जी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी मीन्स, एनर्जी ज्यादा है मीन्स, या एनर्जी कम है। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सिस्टम है तो बड़ा सिस्टम है तो उस पर एनर्जी ज्यादा होगी, कोई सिस्टम छोटा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये डिपेंड कर रही है ना साइज पे। और तुम्हारे पास मास, मास भी डिपेंड्स कर रहा है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करती है साइज पे और मास पे, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है? जिनको हम एडिटिव इन नेचर, मींस उनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम को हम ऐड कर सकते हैं, मास को हम ऐड कर सकते हैं, एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज जिनको हम एडिटिव इन नेचर होती है, मींस जिनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स करती है साइज पे और मास पे, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट होती है साइज पे, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, जो इंडिपेंडेंट होती है साइज पे, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे टेम्परेचर, कोई सिस्टम का टेम्परेचर उसकी साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? वो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है वो जो कि कांस्टेंट रहेगी अगर सिस्टम एक डिफाइन है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। सो जैसे एग्जांपल हो जाएंगे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी एक्सटेंसिव और ये भी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव कट के क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। सो डेंसिटी तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव मींस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन साइज एंड मास ऑफ अ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक। अब इसके बाद हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पता चली। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स करती है साइज और मास पे। अब अगली क्वांटिटी होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, अब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करे, और वो पैरामीटर्स अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। और वो पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं होते एक भी, तो हम कह सकते हैं हमारा सिस्टम नो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन क्या होगी। अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टाइम। मींस कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में तुम्हारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मींस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होते टाइम के साथ, तो हम उस सिस्टम को कह सकते हैं उस सिस्टम को कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में तीन टाइप्स हमने डिफाइन कर रखे, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस सिस्टम, जैसे एक सिस्टम है, अगर तुमने उस सिस्टम का टेम्परेचर को नोट करा 10 बजे 30 डिग्री सेल्सियस, वही सिस्टम का टेम्परेचर को तुमने 2 घंटे बाद फिर से मेजर करा, वही का वही सेम टेम्परेचर आया, तो तुम कह सकते हो कि सिस्टम तुम्हारा थर्मली इक्विलिब्रियम में, मींस टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम कह सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मींस प्रेशर यूनिफॉर्म है,
पूरे सिस्टम है तो हम कह सकते हैं वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस नो केमिकल, कोई पार्टिकल्स आ जा नहीं रहे और केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जो कि टेम्परेचर को डिफाइन करता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस प्रेशर को डिफाइन करता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम मींस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल मीनिंग इसको क्या कहेंगे? सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल, नो नेट चेंज ऑक्योर्स, नो नेट चेंज ऑक्योर, नो नेट चेंज ऑक्योर मींस सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल और नो नेट चेंज ऑक्योर, कोई सिस्टम है वो स्टेबल है और कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कोई सिस्टम है जो कि स्टेबल है और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। फिजिकल मीनिंग ये बता रहा है सिस्टम इज स्टेबल इफ नो नेट चेंज ऑक्योरिंग, दैट वी से इक्विलिब्रियम। अब केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, chemical potential is the change in energy, change in energy of a system, change in energy of a system when one particle is added, when one particle is added and keeping entropy and volume constant. Chemical potential is the change in energy of a system, means chemical potential कह सकते हैं change in energy of a system when one part, जैसे कोई सिस्टम है उस सिस्टम में तुम्हारे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं या फिर उस सिस्टम से, उस सिस्टम में तुम पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी में चेंज आएंगे, उस एनर्जी को चेंज को हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन वन पार्टिकल इज एडेड कीपिंग एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग एंट्रोपी एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन वी से केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल इज द चेंज इन energy of a system when one particle is added keeping entropy and volume is constant, means कोई सिस्टम में तुम पार्टिकल्स को ऐड करो उसके एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हो तो उसको हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका फिजिकल मीनिंग समझ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या बता रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू मूव, मतलब ये हमें बताता है कि कोई पार्टिकल, किसी पार्टिकल की टेंडेंसी कितनी है मूव करने की। पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल, हाई केमिकल पोटेंशियल टू, पार्टिकल्स फ्लो होते हैं हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल, मींस किसी जैसे पार्टिकल्स फ्लो होते हैं तो वो फ्लो क्यों होते हैं? जैसे कहीं पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मींस कहीं पार्टिकल बहुत ज्यादा है और कहीं पार्टिकल्स बहुत कम है तो पार्टिकल्स की टेंडेंसी होगी कि जहां पार्टिकल्स ज्यादा है वहां ज्यादा से कम की तरफ मूव कर जाए जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये बता रहा है कि पार्टिकल्स की टेंडेंसी को मूव करने को केमिकल पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल हमारे हो जाएंगे डिफ्यूजन और फेज इक्विलिब्रियम जो कि केमिकल पोटेंशियल से हम डिफाइन करते हैं। अब समरी हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मींस थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को, मींस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। सिस्टम कैन बी ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव और extensive, equilibrium ensures stability of a system, chemical potential governs particle flow। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि फाइनल समरी बताते हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की। सिस्टम अब तीन टाइप्स हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। प्रॉपर्टीज, अगर जैसे कोई पार्टिकल्स, कोई भी सिस्टम अगर कोई भी पैरामीटर्स अगर उसके मास और साइज पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसको कह सकते हैं एक्सटेंसिव। और अगर कोई सिस्टम इंडिपेंडेंट है साइज और मास और वॉल्यूम के तो हम उसको कह सकते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। अब इक्विलिब्रियम इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को, केमिकल पोटेंशियल इंश्योर करता है पार्टिकल्स के फ्लो, मींस केमिकल पोटेंशियल हमें आइडिया देता है कि पार्टिकल कहां फ्लो होंगे। अब इसकी फाइनल समरी हम जो कह सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसको कंक्लूड कर सकती है। सिस्टम पार्ट अंडर स्टडी, मींस सिस्टम जिस पे हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम में हम जहां स्टडी करते हैं, फोकस ऑन एनालिसिस। दूसरा पॉइंट था ओपन सिस्टम, एक्सचेंज मास और एनर्जी, जहां एक्सचेंज होता है मास और एनर्जी का, फुली इंटरेक्टिव। क्लोज सिस्टम ओनली एक्सचेंज एनर्जी, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें मास फिक्स्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज, आइसोलेटेड सिस्टम जहां कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है।
ओपन सिस्टम मींस जहां मास और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, क्लोज सिस्टम जहां ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो। मैंने एग्जांपल लिया था ओपन सिस्टम में जहां हम वेसल में पानी भरते हैं और उसको बॉईल करते हैं। क्लोज सिस्टम में जैसे हमने कुकर का एग्जांपल लिया था, कुकर में हम चावल को बनाते हैं तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है बट मास का ट्रांसफर नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास। एक्सटेंसिव मींस जो डिपेंड्स करती है साइज, डिपेंड्स ऑन साइज एंड वॉल्यूम। इंटेंसिव मींस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। एक्सटेंसिव मींस डिपेंड्स ऑन साइज जो एडिटिव नेचर होगी। इंटेंसिव मींस इंडिपेंडेंट ऑफ साइज जो कि यूनिफॉर्म होगी। इक्विलिब्रियम नो चेंज विद टाइम मींस टाइम के साथ कोई चेंजेस ना है, उसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी हमने तीन टाइप से पढ़ा है, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। जो स्टेबल स्टेट को बताता है। केमिकल पोटेंशियल मींस पार्टिकल के फ्लो को बताता है, एनर्जी पर पार्टिकल, एनर्जी पर पार्टिकल और फ्लो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में बताता है। अब ये सब पढ़ने के बाद अब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो हमें पहले हम पढ़ते हैं, हीट क्या है, वर्क क्या है और फिर इंटरनल एनर्जी क्या है, फिर इसके बाद इसके थर्मोडायनेमिक्स लॉज हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट क्या होता है? हीट is the form of energy. Heat is the form of energy that is transferred between the system due to temperature difference. Means heat एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसफर्ड होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज द फॉर्म ऑफ, एक हीट प्रकार से एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि ट्रांसफर्ड होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। फिजिकल मीनिंग, हीट इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिस्टम, इट इज इट इज एनर्जी इन ट्रांजिस्ट। मींस हीट को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये ट्रांजिस्ट मींस एनर्जी का ट्रांजिस्ट मींस ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह की। इट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मींस हीट ऐसा नहीं कि तुम एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो हीट फ्लो होने लगी एक जगह से दूसरी जगह की हो। और ये हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन जीरो मींस हीट इज एडेड टू द सिस्टम। इफ क्यू इज लेस देन जीरो मींस हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट को हमने रिमूव करा है। एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, व्हेन अ हॉट कप ऑफ टी, व्हेन अ हॉट कप ऑफ टी कूल्स डाउन, हीट फ्लोज फ्रॉम टी टू सराउंडिंग। जैसे हमने पास जनरल ये रियल एग्जांपल है, जैसे हमने टी देखा, टी को हमने बाहर रख दिया, देखोगे कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि हीट का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होगी टी से सराउंडिंग को, क्योंकि हीट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो कह सकते हैं फाइनली कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा हमारे पास वर्क। वर्क इज अ एनर्जी ट्रांसफर that occurs when force acts through a distance। means work is a energy transfer, work is a energy transfer that occurs। वर्क एक प्रकार से कह सकते हो तुम एनर्जी का ट्रांसफर है जो ऑक्यूर होता है जब किसी सिस्टम में फोर्स एक्ट हो थ्रू अ सम डिस्टेंस। मींस किसी सिस्टम में फोर्स लगाओ कुछ डिस्टेंस तक, तब जाके उस सिस्टम में वर्क डन होगा। थर्मोडायनेमिकली हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डेल्टा वी। फिजिकल मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी ट्रांसफर, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी ट्रांसफर। एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस पुशिंग अप पिस्टन। जैसे हम कुछ फोर्स लगाएंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट तक, तब जाके वो सिस्टम वर्क डन करेगा। और वर्क डन रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी ट्रांसफर, मींस सिस्टमैटिक वे में एनर्जी के ट्रांसफर को। एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस बाय पुशिंग अ पिस्टन। मींस हम पिस्टन को पुश करें तो गैस एक्सपेंड होगी, या कंप्रेस्ड करें तो गैस कंप्रेस्ड करें तो कंप्रेस्ड करें तो सिस्टम कंप्रेस्ड होगा, राइट। सिग्निफिकेंस जैसे हम वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो मींस वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम अपने आप वर्क डन करता है, कोई सिस्टम अपने आप एक्सपेंड होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर हम एक्सटर्नली करते हैं मींस एक्सटर्नली हम कोई वर्क डन करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम मींस वर्क डन नेगेटिव होगा, मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हम कह सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव है मींस वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा, मींस सिस्टम वर्क डन, सिस्टम ने खुद ही वर्क करा। अगर वर्क डन नेगेटिव है मींस हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम मींस एक्सटर्नली हमने वर्क डन करा। ऐसी इसको भी कह सकते हैं, अगर Q पॉजिटिव है मींस हीट को हमने ऐड करा है,
और Q निगेटिव है, मींस हमने हीट को रिमूव करा है सिस्टम से, हीट को रिमूव करा है सिस्टम से, राइट। अब अगला ऐसे इंटरनल एनर्जी, एक आखिरी है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम ड्यू टू मोलिकुलर मोशन एंड इंटरेक्शन। ड्यू टू इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम, मींस इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं टोटल एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर होती है ड्यू टू मोलिकुलर मोशन और ड्यू टू इंटरेक्शन। मींस इंटरनल हम एनर्जी को हम कह सकते हैं एक तो काइनेटिक एनर्जी है प्लस दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम, जो कि सिस्टम के अंदर होती है। और इंटरनल एनर्जी दो तरीके से आती है, ड्यू टू मोलिकुलर मोशन जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी जो कि सिस्टम के अंदर होती है ड्यू टू मॉलिकुलर मोशन, मॉलिक्यूल के मोशन के द्वारा, और दूसरा ड्यू टू मॉलिकुलर इंटरेक्शन जो कि पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो कंपोनेंट्स हम इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। फिजिकल मीनिंग हम इसको देखें, फिजिकल मीनिंग इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स करता है ओनली स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, राइट। कि ये डिपेंड्स नहीं करता पाथ पे, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट फंक्शन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि स्टेट फंक्शन और एक पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन कहते हैं, मींस जो ओनली डिपेंड्स करता है पॉइंट्स पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो ये ओनली उस स्टेट पे, मींस जैसे कोई तुम्हारे पास एक यहां से यहां गए तुम, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां इस पॉइंट पे प्रेशर P1 V1 T1 है, और यहां इस पॉइंट पे प्रेशर P2 V2 एंड T2 है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ इस पॉइंट पे डिपेंड करता है और इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट, बट वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ। अब जैसे यहां से यहां मूव करोगे तो तुम्हें वर्क कम करना पड़ेगा, यहां से यहां मूव करोगे तो तुम्हें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, यहां से यहां मूव करोगे तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं वर्क इज अ पाथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। ऐसे हीट भी कह सकते हैं, हीट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, राइट। अगर जैसे तुम यहां से यहां मूव करोगे तो तुम्हें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर तुम यहां से यहां मूव करोगे तो तुम्हें हीट कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हम फाइनली हम लिख सकते हैं कि हीट तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन और तुम्हारा इंटरनल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं हीट तुम्हारा पाथ फंक्शन है, वर्क डन ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, और बट इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन। सो आई होप कि ये चीज समझ आ गई। और इंटरनल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है, और ये रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ पाथ फंक्शन। अब इसके बाद हमारा मेन टास्क जो कि हमें इंटरव्यूज वगैरह में बहुत अच्छे से पूछते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन तीनों चारों लॉ को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, if two systems are separately in thermal equilibrium, if two systems are separately in thermal equilibrium with the third system, then they are in thermal equilibrium with the each other। मीन्स क्या बता रही है, डिफाइंस द कॉन्सेप्ट। अब जैसे कोई अभी मैं हमने देखा था कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम में एक थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम को इससे डिफाइन कर रहे थे टेम्परेचर से। जैसे तुम्हारे पास सिस्टम ए और सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और सिस्टम सी
सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, ये तुम्हारा सिस्टम सी और सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो हम ड्यू टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से कह सकते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मींस अगर तुम्हारे पास कोई दो सिस्टम है जो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में विद द थर्ड सिस्टम, मींस सिस्टम ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम सी एंड सिस्टम बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम सी, देन हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और ये हमें फिजिकली बताता है टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को, बेसिस ऑफ थर्मोमीटर्स। जो थर्मोमीटर्स जो हमारे बनते हैं वो थर्मोमीटर का बेसिस जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही। If thermometer shows same reading, if thermometer show same reading, then if thermometers show same reading for a two bodies, दो bodies के लिए अगर थर्मोमीटर सेम रीडिंग शो करता है तो हम कह सकते हैं कि they have a same temperature. If thermometer shows same reading for a two bodies, they have a same temperature. If thermometer shows same reading for a two bodies, और थर्मोमीटर सेम रीडिंग शो करता है टू बॉडीज के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अगर जैसे सिस्टम ए और सिस्टम सी की हम थर्मोमीटर रीडिंग लेके देखें तो अगर वो दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो हम कह सकते हैं दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सेम टेम्परेचर। अब मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है कि कोई बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टेम्परेचर पे। हम तो सिस्टम ए और सिस्टम बी को टेम्परेचर मेजर करता है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो हमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को दिया जो कि बेस है हमारे थर्मोमीटर्स का। अगला हमारा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ये कन्वर्ट होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो हम डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, राइट। अब देखो ये बता रहा है डेल्टा यू तुम्हारा पॉइंट फंक्शन है, और ये तुम्हारा पाथ फंक्शन है। मैं अभी बताता हूं पॉइंट फंक्शन, और ये भी तुम्हारा पाथ फंक्शन है, इसलिए हम इसको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिजिकल मीनिंग, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज यूज्ड। जैसे कोई भी सिस्टम में तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो वो हीट क्या करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, मींस इंटरनल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हैंडल करेगी। दूसरा वो कुछ सिस्टम में वर्क डन करेगी। जैसे कोई सिस्टम में तुमने हीट को प्रोवाइड करा तो हीट प्रोवाइड करने पे एक तो वो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, प्लस वह सब कुछ वर्क डन करेगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, मींस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। सो यही फिजिकल मीनिंग है, और इसका हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सिस्टम में हीट प्रोवाइड करी, राइट, ये सिस्टम में हमने हीट प्रोवाइड करी तो वो सिस्टम कुछ वर्क डन करेगा, तो हमें पता करना है कि उसके सिस्टम में कितना चेंज आए इंटरनल एनर्जी में। तो हमें पता है कि हीट हमने कितनी प्रोवाइड करी और सिस्टम ने कितना वर्क डन करा, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि उसके सिस्टम में कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आया होगा, राइट। सो स्पेशल केसेस में हम देख सकते हैं, स्पेशल केसेस आइसोलेटेड सिस्टम में अभी हम पढ़े थे कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती,
Q is equal to 0. So work done is also 0 isolated system में. So हम कह सकते हैं कि change in internal energy is 0. Change in internal energy is 0. Constant volume means volume constant रहता है तो वर्क डन 0 बिकॉज हमें वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल P डेल्टा V और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा. सो वर्क डन 0 होगा, वर्क डन 0. सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q मीन जो भी हीट प्रोवाइड करोगे वो पूरी की पूरी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हीटिंग ऑफ अ गैस इन अ पिस्टन. जैसे हम कोई पिस्टन कोई हीट को कोई सिस्टम हो, उस पिस्टन में हम हीट को उस सिस्टम में गैस भरी हो और उस गैस को हम हीट करते हैं तो क्या होता है उस गैस में क्या होता है एक तो अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक तो इंटरनल एनर्जी आएगी. इंटरनल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी आएगी. दूसरा वह बॉल से जाके टकराएगी तो बॉल से जाके टकराने से वो बॉल्स एक्सपैंड होगी तो वो कुछ एक्सटर्नल वर्क डन भी करा. तो हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ हीट इंक्रीज द टेम्परेचर प्लस पार्ट ऑफ हीट डज सम वर्क डन. हीट डज एक्सपेंशन ऑफ वर्क. तो हम कह सकते हैं ना डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. राइट. अब इसका समरी हम कह सकते हैं हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूं. हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन मींस हीट एंड वर्क डिपेंड करती है पाथ, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं. इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, दे ओनली डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स और स्टेट फंक्शन. जीरोथ लॉ डिफाइंस टेम्परेचर एंड फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन. तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ एनर्जी जीरोथ लॉ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लॉ एनर्जी को कन्वर्जन के बारे में बता रहा है. बट फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बता रहा है कि किस डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी फ्लो होगी. और फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन बोले ना तो फर्स्ट लॉ हमें कहां बता रहा है कि एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी. तो अब इसको क्वांटम पार्ट्स करने के लिए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया जो हमें बताएगा कि हीट का फ्लो कहां होगा, हीट का डायरेक्शन क्या रहेगा. तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा. अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बता रहा है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक हम सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल वे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे. फिर इसके बाद इंटरव्यूज में क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछे जाएंगे और उनका आंसर वगैरह कैसे करना उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 40 मिनट 35 से 40 मिनट का हो चुका है, ऑलरेडी बड़ा लेक्चर हो गया. तो मैं कोशिश करता हूं कि हाफ एन आवर के लेक्चर हो जिससे आपको बोरिंग ना लगे और जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाए. सो हम सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और कोई भी डाउट्स रह गया हो तो प्लीज कमेंट्स करें और कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं या फिर मेरे से पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने टेलीग्राम चैनल के बायो में दे रखिएगी. और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that I got more motivation to make more lecture for you. So hopefully we will meet soon in the next lecture.